गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बीए थर्ड ईयर की समसामयिक भारत में अध्याय 4 के कृषि सुधार। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भूमि सुधार या कृषि सुधार सबसे बड़ी आवश्यकता थी। उसके लिए उसके अंतर्गत भू संरचना सुधार आवश्यक था। कृषि क्षेत्र को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक होते हैं। इनमें प्रथम संस्थागत कारण जो भू संरचना से संबंधित होता है तथा द्वितीय कारण कृषि तकनीक से जुड़ा होता है। स्वतंत्रता के पूर्व अधिकांश कृषि भूमि पर जमींदारों, तालुकादारों, जमा सामंतों, जमींदारों व देसी रजवाड़ों का नियंत्रण था। किसानों को भू स्वामित्व प्राप्त नहीं था। उनकी स्थिति मालिकों की दया पर निर्भर करती थी। किराएदार अथवा बटाईदार जैसी थी। केवल रैयतवाड़ी क्षेत्रों में किसान को भू स्वामित्व कुछ सीमा तक प्राप्त था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था जो भारत को विरासत में प्राप्त हुई उसे राष्ट्रवादी अर्थव्यवस्था के रूप में बदलना आवश्यक था। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय जनसंख्या का लगभग 85% भाग कृषि पर निर्भर था। कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारण कृषि क्षेत्र पर निर्भर जनसंख्या आर्थिक दृष्टि से राष्ट्रीय संस्थान न होकर एक बोझ बन गई थी। अतः कृषि क्षेत्र में विकास की आवश्यकता अधिक थी। उद्योगों को कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए स्वतंत्रता काल में और बढ़ गई। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पहली आवश्यकता कृषि संरचना में परिवर्तन था। भूमि अधिकारों में परिवर्तन और सुधार इसके प्रमुख अंग थे। भूमि सुधारों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। नंबर पहला, इसमें लिया गया बिचौलियों की समाप्ति की गई। सरकार व किसानों के मध्य बिचौलियों को समाप्त करना भूमि सुधार आंदोलन की प्राथमिकता थी। स्वतंत्रता आंदोलन के अगुवा संगठन कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के ज़माने में से कृषकों के हालत में सुधार हेतु सक्रिय प्रयास करने आरंभ कर दिए थे। इस दौरान रायबरेली, फैजाबाद के किसान आंदोलन, जिसे अवध के किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, में पंडित जवाहरलाल नेहरू व कांग्रेस की उल्लेखनीय भूमिका रही। इसमें न केवल ब्रिटिश भारत बल्कि देसी रियासतों में के किसान आंदोलनों ने 1920 से प्रारंभ होकर आज़ादी तक एवं कुछ 1950 तक जारी रहे। यदि सरकार चाहती तो जमींदारों और तालुकादारों उनके अधिकारों को पूर्ण वंचित करके किसानों एवं को भूस्वामित्व प्राप्त कर प्रदान कर सकती थी, किंतु सरकार ने ऐसा नहीं किया। किसानों व भूस्वामियों के मध्य समझौता परस्ती को प्रोत्साहित किया। सरकार समस्या के शांतिपूर्ण निपटाने के पक्ष में थी। 1960 तक जमींदारों की संबंधित नए विवाद का अंत हो गया। यदि हम बिचौलियों का उन्मूलन का मूल्यांकन करें तो पाते हैं जहाँ जमींदारों को अपनी भूमि से कानूनी अधिकार खोना पड़ा, वहीं किसानों को स्थायी भूस्वामित्व प्राप्त हुआ। जमींदार वर्ग ने खुद काश्त के नाम पर बड़ी बड़ी जोतों पर अपना अधिकार कर लिया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने खुद काश्त के आड़ में कृषि भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र को किसानों को बेदखल कर दिया। 1947 से 1956 अर्थात 9 वर्ष की भूमि सुधार प्रक्रिया बहुत लंबी रही। इस दौरान भू स्वामित्वों ने किसानों को डरा धमकाकर उनकी जोतों से बेदखल कर दिया था। प्रजातांत्रिक सरकारों ने निर्धारित राजस्व लेना प्रारंभ किया। किसानों से ली जाने वाली बेगार लागतें, लेवी, उपकर व अवलाम समाप्त हो गए। सामंत किसानों को से इस मद में मनमाना धन व सेवा वसूल करते थे, जो सदा के लिए समाप्त हो गया। कृषि उत्पादन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ। स्वामित्व मिल जाने के कारण किसान अब कृषि कार्यों में अधिक रुचि दिखाने लगे। दूसरा, काश्तकारी सुधार। काश्तकारी सुधार व्यवस्था में से तात्पर्य भूमि सुधारों की उस प्रणाली से है जिसमें भूमि का मालिक स्वयं खेती नहीं करता और किसानों को भूमि पट्टे पर देता है। इसमें 3 प्रकार के काश्तकारों की पहचान की गई, जिसमें दखलदारी काश्तकार, ऐच्छिक काश्तकार एवं उप काश्तकार सम्मिलित थे। इनमें प्रथम श्रेणी के काश्तकारों की स्थिति तुलनात्मक रूप से अच्छी थी। उन्हें अपनी जोतों पर स्थायी अधिकार मिले हुए थे, अतः उन्हें कानूनी रूप से नहीं हटाया जा सकता था। बदलते परिवेश में कृषि सुधारों के क्षेत्र में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य काश्तकारों से संबंधित कानून बनाना था। इसमें भी अनेक ऐसे काश्तकार छूट गए जो किसी न किसी
कारण से भू स्वामित्व से वंचित रह गए। इन्हें संरक्षण व सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक था। अतः बटाईदारों व अन्य तरीकों से काश्त करने वाले किसानों को भू स्वामित्व दिया गया। सभी काश्तकारों को भू स्वामित्व दिए जाने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका, किंतु लगान अथवा किराए निर्धारित करने के प्रयास में को इस दिशा में कुछ सफलता मिली। स्वतंत्रता के पश्चात काश्तकारी सुधार के प्रयास तो बहुत हुए, किंतु इसमें सफलता सीमित ही रही। भूस्वामी और कुलकों का प्रभुत्व केवल ग्रामीण व्यवस्था तक ही सीमित रहा, बल्कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी इसके प्रभाव कायम रहे। काश्तकारों की कानून द्वारा किस सीमा तक रक्षा हो सकती है, यह विवादास्पद प्रश्न विषय बना हुआ है। सर्वप्रथम तो आज़ादी के पश्चात काश्तकार ही परिभाषित नहीं हो पाया तथा उनकी रक्षा कैसे सुनिश्चित हो सकती है। इन कानूनों के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। काश्तकारों को कृषि भूमि से मनमानी तरीके से बेदखल नहीं किया जा सकता, यदि हो तो केवल कानून के अंतर्गत हो। दूसरे, यदि भूस्वामी को लौटाई जाती है तो केवल भूस्वामी ने खुद काश्त के लिए लौटाई जावे, यानी भूस्वामी उसको खुद काश्त करे। तीसरा, भूस्वामी को भूमि लौटाने की स्थिति में काश्तकार के पास कुछ भूमि छोड़ना आवश्यक होता है, यानी पूरी भूमि नहीं लौटाई जाएगी बल्कि कुछ भूमि काश्तकार के पास रहेगी। सभी काश्तकार अधीन भूमि को स्थायी रूप से काश्त अधीन घोषित कर दिया जाए। इस गंभीर समस्या को स्वैच्छिक समर्पण की थी। भूस्वामी को जोर जबरदस्ती काश्तकारों पर दबाव डालकर उनकी स्वेच्छा से भूमि का परित्याग करवा लेते थे। इस बुराई को रोकने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में यह सुझाव दिया गया कि काश्तकारों की स्वेच्छा से जिस भूमि का परित्याग करेगा उस भूस्वामित्व का अधिकार न होकर सरकार का अधिकार होगा। इस तरह से भूमि सरकार या अन्य काश्तकारों को प्रदान की जाएगी। तीसरा, जोतों की सीमाबंदी की गई। जिस समय जमींदारों का अंत किया जा रहा था, उस समय प्रत्येक खुद काश्तकार किसान अथवा पूर्व भूस्वामी किसी कृषि भूमि अपनी जोत के अंतर्गत नहीं रख सकते थे। कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ। इस बात को से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिचौलियों की समाप्ति अर्ध सामंती व्यवस्था को समाप्त किया था। आज़ादी के प्रथम 6 वर्षों के दौरान जोतों की सीमाबंदी का प्रश्न अलमारियों में ही बंद रहा। प्रगतिशील व क्रांतिकारी विचारधारा संगठन और व्यक्ति इस हेतु निरंतर मांग करते रहे। 1953 में यह मुद्दा सरकार और जनता के बीच विचारार्थ उठा। ऐसा महसूस किया गया कृषि सुधारों को तभी सफलता मिल सकती है जब प्रत्येक कृषि कार्य करने वाले के अधिकार रहने वाली जमीन की अधिकतम लागू कर दिया जाए। प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस मुद्दे पर बार बार विचार किया गया, जो किसी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पाया। कृषि भूमि हदबंदी कानून बनने के पश्चात इसको क्रियान्वित करते समय यह स्पष्ट हो गया कि इसे लघु और मध्यम जोतें प्रभावित नहीं होंगी, क्योंकि इस कानून के अंतर्गत सिंचित भूमि की सीमा प्रति किसान 15 से 30 एकड़, असिंचित भूमि की 80 से 100 एकड़ रखी गई। यह सीमा इतनी अधिक रखी गई कि हैदराबाद बंगाल प्रांत में कोई अधिशेष भूमि नहीं हो सकती थी। भू स्वामित्वों के हदबंदी कानून में व्याप्त विसंगतियों और कमजोरियों का लाभ उठाना शुरू कर दिया था। 1967 तक कुल 23 लाख एकड़ भूमि को हदबंदी से अधिक घोषित किया जा सका। हदबंदी की सीमा से बाहर भूमि को भूस्वामित्व के मनमानी तरीके पर नहीं छीना गया। उन्नीस में केंद्रीय कानून समिति के सुझावों को स्वीकार करते हुए हदबंदी कानून के मार्ग निर्देशक तत्वों को समाहित कर नीति बनाई गई, जिसमें 4 बिंदु निम्न प्रकार थे। 2 फसलों वाली नियमित संचित भूमि पर हदबंदी 10 से 18 एकड़ के मध्य, असिंचित भूमि की हदबंदी 27 एकड़ और निरंतर स्तर की बंजर और सूखी भूमि के लिए हदबंदी 54 एकड़ रखी गई। हदबंदी के लिए 5 सदस्यों के परिवार को एक इकाई माना गया। परिवार पति पत्नी और 3 नाबालिग बच्चों को माना गया। हदबंदी से प्राप्त जमीन के बंटवारे में भूमिहीन खेतीहर मजदूर को प्राथमिकता दी जाएगी, विशेषकर अनुसूचित जातियों व जनजातियों को।
चौथा, भूस्वामियों को ज़मीन के बदले दिए जाने वाले मुआवजे की राशि बाजार भाव से कम रखी जाए, जिससे भूमि पाने पर इसका भुगतान किया जा सके। इस दिशा में प्रयास तो बहुत हुए, परंतु सफलताएं नहीं मिली। चौथा, चकबंदी। भूमि सुधार की दिशा में जोतों की चकबंदी एक महत्वपूर्ण कार्य था। जोतों की चकबंदी समझाने के लिए भूमि पर यह जानना आवश्यक था कि भूस्वामी अधिकार मिल जाए, किंतु इसी के साथ भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई। इन जोतों के विखंडन के निम्नलिखित कारण रहे। प्रथम, निजी संपत्ति का अधिकार।